पर पहला आर्टिकल वही, दैट इज 4B मूवमेंट। अब साउथ कोरियन लैंग्वेज में जो ये बी है वो कोरियन लैंग्वेज के अंदर आते हैं, पर आपने जो करना है वो नो 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 इस तरह से चलेगा, ठीक है। नो का जो मतलब होता है कोरियन लैंग्वेज के अंदर वो बी से शुरू होता है, बस इतना से याद रख लो। तो जैसे एक 4T मूवमेंट आई, वैसे ही 4B मूवमेंट। अरे कुछ नहीं, नो नहीं बोलते इंग्लिश में, तो कोरियन लैंग्वेज में वो नो थोड़ी बोलते हैं, उनका बी से शुरू होता है कुछ, उसको लंबा चौड़ा वर्ड है, तो वैसे 4 शब्द आएंगे, मतलब वो किसी चीज को मना कर रहे हैं। और यहाँ पे 4 चीजें हैं जिसकी मना कर रही हैं लड़कियां, दैट इज नो मैरिज, शादी नहीं करनी है, ना बच्चे पैदा करने हैं, ना डेटिंग करनी है, ना सेक्स करना है। तो ये जो 4B मूवमेंट है ये यहाँ से ओरिजिन करती है, साउथ कोरिया में ओरिजिन हुआ है इसका। अब एक तरह की फेमिनिस्ट मूवमेंट ही है, और ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे जाके ये ट्रिगर हुए, बहुत साल पहले ये पेट्रियार्की के अगेंस्ट एक फेमिनिस्ट मूवमेंट राइज करती है। पर अब भी सोशल मीडिया का एक एक्टिव यूसेज है, इसी वजह से 4B मूवमेंट पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर होगी। इवन चाइना के अंदर भी ऐसे कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट देखे जा रहे हैं। और इसी की तरह अगर कभी 4T पूछ लिया जाए, टी लिखा हो जहां पे, तो याद रखना रिलीजन वगैरह के साथ ज्यादा एसोसिएटेड रहेगा, अभी लास्ट में देख लेंगे उसको। और बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे मेंस में ये पूछा जा सकता है कि जैसे 4B मूवमेंट आपने साउथ कोरिया में सुनी, क्या इंडिया के अंदर ऐसा कुछ है? तो एक दो एग्जाम्पल आप देख लो, मतलब ये इस चीज से रिलेटेड नहीं है जो 4B आपने साउथ कोरिया वाली मूवमेंट में सुने, पर इंडिया का जो कल्चर है उसके हिसाब से फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इंडिया में भी रेज हुई है। ऐसा कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बस सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन वगैरह चलती हैं, कोई सेलिब्रिटी आके कुछ बोल देती है तो वैसे कुछ चलता है। अदरवाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर वायलेंट मूवमेंट आप बोलें कि सारे ही इकट्ठे हो चुके हैं और अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, वैसा मूवमेंट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो ये जो 4B मूवमेंट है, यहाँ पे मेनली रिजेक्शन करी जाती है जो पेट्रियार्की चलती आ रही है। आफ्टर दैट जो जेंडर वायलेंस होता है, 2016 में एक रेस्ट रूम था, वहां पे एक लड़की का मर्डर कर दिया जाता है एक लड़के के थ्रू, और लड़का बोलता था ये मेरे को इग्नोर करती थी इसलिए मैंने इसको मार दिया। और आपने फेमिसाइड पढ़ा था, फेमिसाइड से रिलेटेड डायरेक्टली फेमिसाइड क्या इंडियन लॉ के अंदर मेंशन्ड है? आंसर इज नो। पर डाउरी को लेके लॉ बन रखे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो उसको लेके लॉ बन रखे हैं। पर अगर आप बोले फेमिसाइड, जहां पे वो मिसोजिनी होती है एक तरह की कि मुझे ये जेंडर ही पसंद नहीं है, जो फीमेल वाला जेंडर है मुझे पसंद ही नहीं है, इसके बेसिस पे लड़कियों को मार दिया जाता है, डिस्पाइट उसकी उम्र कितनी है, वो टीनेजर हो सकती है, एडल्ट हो सकती है, मतलब उम्र में कितनी भी हो सकती है। फेमिसाइड, फीमेल को मार देना, वो जो मिसोजिनिस्ट आइडिया होता है किसी के दिमाग में। तो ये वैसे ही है, विमेन की ऑटोनमी, मतलब अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, डिग्निटी है, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेज होने शुरू होते हैं। अब ऐसा भी नहीं था कि साउथ कोरिया की जितनी भी फीमेल्स हैं वो एकदम से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लेती हैं। पहले जो साउथ कोरिया की मेगेलिया कम्युनिटी है वहां से ये ओरिजिन हुआ, उन्होंने ये पेट्रियार्की, जेंडर वायलेंस और विमेन की जो ऑटोनमी है उसको लेके क्वेश्चन मार्क उठाए। आफ्टर दैट पूरे साउथ कोरिया में जो फीमेल्स हैं इस मूवमेंट का पार्ट बन जाती हैं। एक ट्रिगर कभी भी नहीं था इसका कि एक किसी पर्टिकुलर ट्रिगर की वजह से, मतलब कुछ ऐसा इंस्टांस हैपन हुआ साउथ कोरिया में जिसकी वजह से ये मूवमेंट राइज कर जाती है। ये सोशल मीडिया का ज्यादा यहाँ पे यूसेज रहा, तब जाके अवेयरनेस आई। तो ये जो 4B मूवमेंट है, यहाँ पे फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस फ्रेमवर्क आता है इन 4 नोज को लेके, 4 चीजों को मना करी गई है, दैट इज नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो डेटिंग एंड नो सेक्स। बार बार बोल दिया जाता है कि जो बच्चों को पालना होता है वो वुमेनहुड के साथ एसोसिएटेड है। जैसे फाइनेंसेस हमेशा मेल के साथ जोड़े जाते थे, वैसे मदरहुड हमेशा जो फीमेल्स हैं उनके साथ जोड़ दिया गया, मतलब बच्चों को जो पालने का, नर्चर करने का काम है वो फीमेल्स को बिलोंग करता है। कुछ हद तक बोल भी सकते हैं ये, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह होती है वो तो फीमेल ही करती है। पर यहाँ पे उतनी सी बात नहीं है, यहाँ पे है दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तभी तो आपने एक दिन पढ़ा भी था कि मैरिज जो है वो एक पार्टनरशिप है, याद है उस आर्टिकल की जहां पे बोल रहे थे कि मैरिज एक पार्टनरशिप है। तो वो जो इमोशनल केयर प्रोवाइड करी जाती है फीमेल की, उसको आप लास्ट एट द एंड ऑफ द डे बोल देते हो कि तुमने किया ही क्या पूरा दिन घर पे बैठ के। तो उसी वजह से ये मूवमेंट कहीं ना कहीं अराइज करती है। सेम रीजन साउथ कोरिया के अंदर रहे, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल रिजेक्शन नहीं शो करी है, इवन लाइफस्टाइल जो चॉइसेस हैं, ट्रेडिशनल हेट्रोसेक्सुअल जो नॉर्म्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क करा हुआ है। वो जो होता है कि काम दोनों ने सेम करा डिस्पाइट उनका जेंडर क्या था, मेल और फीमेल, पर जो सैलरी थी वो मेल को ज्यादा दी गई इफ कंपेयर टू फीमेल। अब ओरिजिन कहाँ पे हुआ? तो साउथ कोरिया में हुआ था लेट 2010 में। और लॉन्ग स्टैंडिंग जो जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर रही, या ऑनलाइन मिसोजिनी भी कई बार बहुत सारी लड़कियां फेस करती हैं,
तो उसके अगेंस्ट ये फाइट शुरू हुई इन द फॉर्म ऑफ 4B मूवमेंट। और विजिबिलिटी कब आई? सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से, जब मी टू मूवमेंट भी साउथ कोरिया के अंदर चल रहा था, मतलब आए एज अ लाइफ मैटर करती है, तो मी टू मूवमेंट भी वहां पे शुरू हुआ था। की फीचर्स क्या क्या रहेंगे कि अब यहाँ पे बातचीत करने की बात नहीं है, पेट्रियार्की को लेके बार बार अवेयरनेस करने की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो एक तो ये इसका की फीचर है। दूसरा, जो केयर वर्क वाला काम रहता है मदर्स का, वो अनपेड रह जाता है, उसमें भी पेमेंट्स ऐड करी जाए, तो कल को ये ना सुनना पड़े तुमने पूरा दिन काम ही क्या किया। आफ्टर दैट बॉडीली ऑटोनॉमी है, मतलब जिसकी बॉडी है उसी की डिसीजन मेकिंग पावर भी रहेगी। कंसेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। इंडिया में जैसे इसको कंपेयर करें तो आपने एक मैराइटल रेप के बारे में सुना होगा, वहां पे आप पता ही कैसे कर पाओगे कि कंसेंट दी थी या नहीं दी थी? कल को कोई इल्जाम भी तो लगा सकता है, तभी तो अभी तक उसको लीगलाइज नहीं करा गया है। पर ये बोला गया है पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, पर पता कैसे लगाओगे? वो तो इंटेंशनल है पूरा कंसेंट। इसके अलावा सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो अपनी लाइफ है उसके डिसीजन वो खुद के हिसाब से बनाएंगे, बार बार मेल से नहीं पूछना पड़ेगा। जैसे कई बार लड़कियों ने एडमिशन भी लेनी होती है, तो अगर वो मैरिड होती है ना, तो ज्यादातर यही आती है उनकी स्टेटमेंट, रुको मैं अपने हस्बैंड से बता देती हूँ आपको। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, अब तो पूछना पड़ेगा आपको कि मैं ले लूं एडमिशन या नहीं ले लूं। तो ये होता है, मतलब जस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो कलेक्टिव रेजिस्टेंस ये शो करती है 4B मूवमेंट, कोई इंडिविजुअल ऐसे मूवमेंट शुरू नहीं हुई। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो वही कि जो अजम्पशन मान ली जाती है मैरिज के अंदर की जो मदरहुड है वो सिर्फ विमेनहुड के साथ एसोसिएटेड है, उनका काम ही ये है कि वो मदरहुड में अब इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जॉब्स वगैरह छोड़नी पड़ती हैं मदरहुड को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, और वहीं पे अगर पैटर्नल लीव भी दी जाए तो पैटर्नल मजे करते हैं, कहीं बाहर निकल गए राइड के ऊपर कि 15 दिन की छुट्टी है, या अगर ज्यादा अर्निंग की कैपेसिटी डेवलप करनी है तो वो फ्रीलांसिंग वाला काम शुरू कर देते हैं। ये सर्वे हुए प्रॉपर, तो उसमें बोला गया है। तो ये सारी चीजें हैं, और यही क्वेश्चन मार्क भी रेज करती हैं विमेन की लाइफ पे। तो बोला गया कि अब जो भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं उनको रिफॉर्म करना जरूरी है। अब इंडिया के केस में जो मूवमेंट है, सिर्फ 4B मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी। अभी हम ये बोलें कि आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो था वो डिक्रीज कर गया। अभी आइडियली इंडिया का देखोगे वो 2.1 है। 2.1 का मतलब होता है मिनिमम 2 बच्चे पेरेंट्स कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। 0.1 इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि कई बार डेथ भी हो जाती है बच्चों की, इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी देखने को मिलती है। अब आंध्र प्रदेश ने बोला आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा अगर आप 2 बच्चे या 3 बच्चे कर लेते हो, तो इंसेंटिव ऐड कर दिया, एक बच्चा अगर आप ऐड करते हो। तो जब ये 4B मूवमेंट जैसी चीजें चलती हैं तो इससे ऑब्वियस सी बात होती है वो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी एक टाइम पे आके इम्पैक्ट करेगा। जैसे जापान में हुआ था, वहां पे कोई मूवमेंट तो नहीं चली थी पर लोगों ने बच्चे पैदा करना रोक दिया, और सबसे ज्यादा एल्डर आज के टाइम पे आपको कहाँ मिलते हैं? जापान में। सोचो ऐसी मूवमेंट अगर इंडिया में भी चल पड़े तो वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसमें हम फर्स्ट रैंक पे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो भी डिक्रीज कर जाएगा। पर रिप्रोडक्शन भी एसेंशियल है, जो बच्चा पैदा होता है वो इस ह्यूमन जो स्पीशी है उसको आगे भी लेके जाएगा। तो ऐसी मूवमेंट आपको इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी 4B मूवमेंट, पर थोड़ी सी अलग मूवमेंट्स इंडिया के अंदर आपको मिलती हैं, जैसे कैरेक्टरलेस का डेजिग्नेशन। और ऐसे लोग डेजिग्नेशन देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जिनको खुद का पता नहीं होता, ज्यादातर ऐसे ही होता है। अगर आप अपनी सोसाइटी में आसपास देखोगे, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं जो स्कूल से दिया जाता था कि स्पोर्ट्स में भी अच्छी है या फिर एजुकेशन में भी अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, वैसा नहीं। ये सोसाइटल सर्टिफिकेट है जो कैरेक्टरलेस। छोटी सी गलती पे भी शायद उनके घर में भी किसी ने वो सेम गलती परफॉर्म करी होती है, पर एक लड़की को वो कैरेक्टरलेस का जो आइडेंटिटी है वो दे दिया जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स को लेके बोला, स्पोर्ट्स का अगर देखोगे तो बहुत ही कम स्कोप आपको फीमेल्स का मिलता है। अभी आज ही एक आर्टिकल आया है, एक जीन होता है दैट इज SRY जीन। अगर फीमेल की जो फीमेल एथलीट्स होती हैं उनकी बॉडी में इसकी प्रेजेंस मानी जाती है, SRY जीन पॉजिटिव अगर वो टेस्ट आता है तो उनको आउट ऑफ कंपटीशन कर दिया जाता है कि आपकी जो मसल डेवलपमेंट है वो ज्यादा है कंपेयर टू द गर्ल की जो पूरी लीनिएज होती है। तो यहाँ पे ओडिशा की एक एथलीट थी, उसकी बॉडी में भी एक टाइम पे ये SRY जीन पॉजिटिव आया था, तो उसको ग्लोबल कोई कंपटीशन था उसमें से बाहर कर दिया। अब उसने पिटीशन भी डाली, केस भी फाइल करा, केस में वो जीत भी जाती है कि एक जीन के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका जो मसल डेवलपमेंट है वो ज्यादा है। और ये आर्टिफिशियल तरीके से नहीं था, बहुत सी लड़कियों में नेचुरली भी डेवलप करते हैं जो SRY जीन होता है। अब वो केस तो जीत गई अपने केस में,
अब बोला गया कि क्वेश्चन ये नहीं था कि एसआरवाई जीन को लेके, अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी बोला ये वाला टेस्ट हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं, जो फीमेल जितनी भी होंगी उनके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। अगर इसकी प्रेजेंस मिलेगी तो बोला कि जो बाकी की फीमेल कॉम्पिटिटिव वहां पे होंगी गेम्स के अंदर, उनको बचाने के लिए हम इस एसआरवाई जीन पॉजिटिव टेस्ट को लागू करने जा रहे हैं। तो वो फिर से एक आर्टिकल आता है कि इसके ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, जिनकी बॉडी में तो नेचुरली प्रेजेंट है वो क्या करेंगे। अब आ गया मिसयूज, कोई आर्टिफिशियल इंड्यूस करेगा ताकि ज्यादा मसल एनहांसमेंट हो सके, ज्यादा बोन स्ट्रांग हो सके इफ कंपेयर टू द अदर फीमेल्स, पर वहीं पे कईयों में ये नेचुरल है। अब बोला कि बैक एंड पे अगर स्टोरी देखोगे तो ज्यादातर जो एथलीट अराइज करती हैं फ्रॉम इंडिया वो रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, कि बेयर फुट शुरू कर देती हैं अपनी जर्नी, कि बस जाना है तो जाना है, और बाद में ये एक टेस्ट होता है और उसके बेसिस पे उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। तो वैसे ही स्पोर्ट्स में बहुत कम आपको फीमेल्स के लिए स्कोप मिलता है, और ऊपर से फैमिली जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या सोसाइटल जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं वो फिर और क्वेश्चन मार्क अराइज कर देती हैं। अब सोचो एक लड़की है, वो स्पोर्ट्स में आती है फ्रॉम द रूरल, जिसका बैकग्राउंड रहा होगा, और एक जगह पे जाके ये एसआरवाई जीन उसका पॉजिटिव आ जाता है, उसको ट्रांसजेंडर बोलना शुरू कर दिया जाता है बिना उससे पूछे कि क्या इसके पीछे की स्टोरी है या इसका साइंटिफिक रीजन क्या था। इवन खुद के जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो भी क्वेश्चन मार्क राइज कर देंगे कि आज तक। हाँ, एक और इंस्टांस उस लड़की ने बताया जो ओडिशा की एथलीट थी, कि उसके जो फ्रेंड जोन थी, मतलब गांव के अंदर जिस टाइम पे जिनके साथ वो घूमा करते थे एक टाइम पे, वो लड़कियां बोले कि हमें मना है लड़कों के साथ घूमना, मतलब तेरे साथ नहीं अब घूम सकते। बता किस बेसिस पे, कि ये वाला जो जीन है, बस इतना पता लग गया कि ये फीमेल के अंदर नहीं होता। तो इस बेसिस पे वो जो सोसाइटल स्टिग्मा है वो भी लड़कियों को फेस करना पड़ता है। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद दुपट्टे के ऊपर बड़ा ज्यादा क्वेश्चन मार्क आता है, वेयर इज योर दुपट्टा, देयर आर मेल टीचर्स हेयर, ये वाला एग्जाम्पल भी चलता है। नहीं, मेरे को मत देखो ऐसे, मेरे को आदत है, जो स्कार्फ की आदत पड़ी हुई है, ये पड़ी है बचपन से पड़ी हुई है। पर ये भी कई बार कईयों को नहीं है कंफर्टेबल, नहीं लो तो, पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठा लिए जाते हैं। और वहीं पे लड़कों को देखोगे वेस्ट में घूमे होते हैं कई बार, है ना, मार्केट में भी देखना, इधर कहीं आगे होते हैं, ऐसे गाड़ियों से निकलेंगे स्टाइल मार के, और कपड़े पहनने ही नहीं है पूरे, इतनी बड़ी गाड़ी और कपड़े लिए ही नहीं है, तो वैसा भी हो जाता है। बट उनको तो कोई नहीं बोल रहा, सारे उसको देखने लग जाएंगे कि देख, ऊपर से जाएंगे भी इधर जिम वाली साइड को ही ना, वो ही आते हैं ज्यादा ऐसे बन के। तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, लड़कों को तो किसी ने नहीं बोला, पर लड़कियों के केस में आया तो वो बड़े ज्यादा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगा दिए गए। और ओनली टू गर्ल्स, मतलब अगर किसी पेरेंट ने, हुआ क्या कि पहली लड़की हुई, दूसरी लड़की हुई, तीसरे के लिए उनको नहीं लगा कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, काहे को करना है तीसरा बच्चा, ठीक है 2 लड़की हैं, अगर क्वेश्चन मार्क उठ गया कि आपके तो लड़का नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि सिर्फ 2 ही लड़की हैं, आगे कैसे बनेगी बात। और एक सर्वे हुआ इंडिया के अंदर जिसमें देखा गया लड़कियां आफ्टर मैरिज भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रही हैं, लड़कों ने छोड़ दिया है। तो मतलब वो भी फिर क्वेश्चन मार्क आ गया ना, कि जरूरी थोड़ी है कि अगर आपका लास्ट में एक लड़का आ जाता है तो वो आपको आगे चल के नर्चर कर ही देगा, वो भी श्योरिटी नहीं है। पर हाँ, ओनली 2 गर्ल्स होंगी तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा। कई जगह पे 3 लड़कियां हो जाती हैं, अगेन तीसरी वाली जो लड़की आती है वो भी इसी आस में कि एक लड़का हो सकता है लास्ट में, पर फिर वो रुक जाते हैं, क्वेश्चन मार्क 3 लड़कियां कैसे करोगे, कैसे इतना ज्यादा कैसे होगा। एक डिफेंस फोर्सेस में भी थी लेडी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो वो भी 3 ही लड़कियां थी। तो अब 3 लड़कियां हैं, बार बार सोसाइटल वो प्रेशर, वो रिलेटिव्स का प्रेशर, 3 लड़कियां हैं कैसे चलेगा। तो एक आर्म फोर्सेस में आज, एक नेवी में है और एक इंडियन आर्मी में है। तो अब बताओ, वो तो वही काम कर रहे हैं, और उनके फिर वो जो दामाद वगैरह है वो भी उसी फील्ड के हैं, तो पूरे घर में तो सारी डिफेंस फोर्स आके बैठ गई। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि कौन सा जेंडर है, नर्चर जिसने करना है उसका इंटेंशन ही वहां पे मैटर करेगा, जिसने नहीं करना है वो नहीं करेगा। इसके बाद मेंस्ट्रुअल लीव, ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे 1 हफ्ते की छुट्टी अगर कोई बोल दे वो तो पूरी तरह से गलत है, पर जो शुरू के फर्स्ट और सेकंड डे रहते हैं, कई गर्ल्स में 3rd एंड 4th डे रहता है, उस पर एटलीस्ट एक जो लीव है वो अलाउड होनी चाहिए। मतलब हमारा इंस्टीट्यूशन तो अच्छा है, यहाँ पे तो अलाउ कर दिया जाता है, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं होती। पर ये डिबेटेबल है कि अगर आप मेंस्ट्रुअल लीव लेते हो तो आपको क्या किया जाएगा, पूरी पेमेंट नहीं दी जाएगी, वो डिडक्ट कर ली जाएगी क्योंकि आपने छुट्टी करी थी। ये 4B मूवमेंट नहीं है, पर ये बताया गया कि इंडिया में लड़कियां क्या क्या चीजें फेस कर रही हैं और कल को ऐसी मूवमेंट्स आ सकती हैं, जिसको आप फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बोल सकते हो। अब फेमिनिज्म क्या होता है, ठीक है, फेमिनिज्म, मैनिज्म भी होता है कुछ, नहीं, मैन की मूवमेंट नहीं है ऐसी। देखो, एक फेमिनिज्म में भी नेगेटिव नोशन ऐड कर दिया गया था, बस एक ही जेंडर, फीमेल। अब हाँ, मतलब अगर आपने बॉडी पार्ट्स को अपना नोटिस किया हो, हर चीज पेयर में होती है, पर एक पार्ट को छोड़ के, वो होते हैं जेनिटल्स। देख
कभी नोटिस किया हो तो दोनों डिफरेंट है। कंप्लीशन जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो दोनों जीनाइटल्स की हेल्प से ही होते हैं। तो आप बोलें कि सिर्फ एक ही जेंडर फीमेल उसी को प्रायोरिटी दी जाए, वो भी गलत है। तो ट्रू फेमिनिज्म जो काउंट करा जाता है उसमें दोनों की इक्वालिटी आ जाती है। अब थर्ड जेंडर भी आ चुके हैं, अदरवाइज वो दो जेंडर्स के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, बाइनरी स्ट्रक्चर दैट इज मेल एंड फीमेल। चलिए ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में था। इसके बाद जीन्स को लेके अब तो मैं नहीं बोलूंगी डोंट वेयर वाला, ये बहुत ही वल्नरेबल एरियाज जहाँ पे होंगे, जहाँ पे शायद पेट्रियार्की एट पीक चल रही है अभी के टाइम पे भी, वहां पे ये चीजें बंद है। अदरवाइज जीन्स सभी के लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। इसके बाद अब आप बड़े हो चुके हो, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। ये भी अब सारी फैमिलीज में नहीं बोल सकते, अगेन जहाँ पे वल्नरेबल एरियाज रहेंगे वहां पे आज भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और यंग गर्ल्स के लिए ये ज्यादा सेफ रहता है कि वो इंडोर ही रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसके बाद मतलब वुमेन होना भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये फीमेल्स भी क्वेश्चन मार्क रेज करती हैं। कईयों से पूछा जाए सबसे टफ क्या है तो उनका आंसर होता है फीमेल होना। मतलब इतने सारे कंस्ट्रेंट हैं, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, सेफ्टी इश्यूज है। इवन आज भी लड़कियां बाहर निकलती हैं घर से तो उनको एक एडवाइस दे दी जाती है कि आराम से जाना, ढंग से जाना। लड़के बिना बताए निकल जाते हैं और घर वालों को पता होता है कि आ जाएगा रात को वापस। वो तो होता ही है, अगर हार्मोनल लेवल पे बोले वो तो चीज साइंटिफिकली यस है, पर आप किस बेसिस पे बोल रहे हो। अब साइंटिफिकली जरूरी नहीं है ना, जो शीट चेक कर रहा था वो प्योर साइंस बैकग्राउंड से था, उसने शायद साइंस उतनी सी पढ़ी थी कि पेपर सा निकल जाए, वो कैपिटल करके हाँ कर सकते हो, पर वो अगेन आपका हाईलाइट करवाएगा कि मेल के जैसे बनना पड़ रहा है। फिर उसको थोड़ा सा और लिख दो या तो डिटेल में कि आप किस पर्सपेक्टिव से बोल। जैसे मार्शल आर्ट्स का एग्जांपल आ जाते हैं, पहले ये सिर्फ जोड़ा जाता था कि मेल्स को सीखना जरूरी है, लड़कियों की हड्डियां उड्डियां टूट गई तो कल को शादी कौन करेगा, फिर से वही क्वेश्चन मार्क उठ गया। तो अब मेल को हाईलाइट करोगे तो दोबारा से वही थॉट दिखाएगा आपका कि आप शायद मेल को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो वो थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा कि मार्शियल आर्ट वाला एग्जांपल ऐड कर दो। पुराने टाइम पे जब मार्शियल आर्ट, जैसे केरला की पॉपुलर वन कलारीपयट्टू, ठीक है, तो ये आती है, ये फीमेल्स भी आज के टाइम पे इसमें पार्टिसिपेंट है। आज के टाइम पे क्यों बोला जाता है, मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी थी जो इन सारी आर्ट्स को सीखा करती थी। बीच में डिक्लाइन हुआ जब जो सोसाइटल स्टिग्मा वगैरह जोड़ दिए गए फीमेल की लाइफ के साथ, अब दोबारा से वही चीजें अब सर्च कर रही हैं कि दोबारा से इक्वालिटी को लेके फाइट चल रही है। ये ऐसे चलता है ग्राफ हमेशा ही। जैसे शुरू में भी आईवीसी में जाओगे तो ऐसा आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि फीमेल के साथ कोई एट्रोसिटी होती होगी। टाइम बीता, ऋग्वेदिक पीरियड, ये सर्च का टाइम था जब एक तरह से आप इगैलिटेरियन सोसाइटी, पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते क्योंकि इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है सब कुछ इक्वल, और वो थोड़ा सा अटॉपिक वर्ल्ड मान लिया जाता है कि ऐसी इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती। पर हाँ, यहाँ पे एजुकेशन देख लो, लेबरर देख लो, तो मेल एंड फीमेल इक्वल वर्क किया करते थे। उसके बाद आप लेटर वैदिक पीरियड में देखते हो चीजों में डिक्लाइन आना शुरू होता है। फिर उसके बाद और टाइम पीरियड आगे चलता है, आपका महाजनपद जाते हैं, उसमें मेल डोमिनेंस ज्यादा चलती है। तो ये पीक्स ऐसे चलती रहती है, एक टाइम आता है जब सर्ज आता है, दोबारा से ड्रॉप आता है उस चीज में। चलिए एनीवेज, एक 40 मूवमेंट भी है, 40 कंपोनेंट। अब ये देख लो, ये लैंग्वेज आप स्किप कर सकते हो, जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया आपको कि यहाँ पे तल 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 लिखा हुआ है ना, जो इसका मतलब होता है एस्केप। चार ये जो टी हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो बोला एस्केप कॉर्सेट। कॉर्सेट क्या होता है, हाँ मतलब अट्रैक्टिव लगे टू मेल्स। शादियां वगैरह होती थी तब भी उनको ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाना होता था, तो ये पहले ही प्रोसेस शुरू कर दी जाती थी। जैसे चाइना में देखा होगा आपने, चाइना की जापान में होता है ये, पैरों में लोहे के जूते पहना देते हैं, क्यों, ताकि पैर छोटे रहे। जो तो जिसके तो पैर बड़े होंगे उसकी तो शादी नहीं होगी, ऐसे बोल दिया जाता था, तो उनको लोहे के शूज पहनाना शुरू कर दिया जाता था। तो अट्रैक्टिवल बनाना है ताकि उनको चूज कर लिया जाए, इस वजह से ये अप्रोच चली थी यहाँ पे मूवमेंट। तो एक तो बोला कि हमें नहीं बनना अट्रैक्टेबल, तो एक ये वाली मूवमेंट आ गई। देन रिलीजन आ गया, रिलीजन धर्म आ गया आपका, हम अपने हिसाब से फेथ अडॉप्ट करेंगे, उस चीज को लेके था। देन कल्चर्स आ गए इनकी साइड जो साउथ कोरिया वगैरह में थे, और फैंडम कल्चर आ गए, मतलब जहां पे आइडल्स को आप ज्यादा मानते हो, ये आइडल कोई भी हो सकता है, वैसे कल्चर को अबेंडन करने की बात करी गई थी। तो मतलब ऐसी वैसे ही 6B 4T करके मूवमेंट भी है, जो बी है यहाँ पे 6-9 हो जाते हैं, और भी 2-3 चीजें ऐड कर जाती हैं। कभी भी ऐसा सवाल आए तो ध्यान रखना, ये किसी चीज को नो बोल रहे हैं, कहीं से एस्केप करने की बात कर रहे हैं। तो 4B मूवमेंट आपने देखी एंड 4T भी देखी, ये पहले की चल रखी है, और आज के टाइम पे 4B और 4T जैसे साउथ कोरिया में मर्ज करी, वैसे ही चाइना में भी इसके केसेस आने शुरू हो गए कि ऐसी फेमिनिस्ट मूवमेंट वहां पे भी अराइज कर रही है। डन, तो ये मूवमेंट्स थी आपकी, और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, इनडायरेक्ट से ज्यादा आते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपको सुनने को मिलेगा, इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं।